जोहार सभी को। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक हमारी है जैव विविधता। जैव विविधता का क्या महत्व है, जैव विविधता किस प्रकार होती है, जैव विविधता है क्या चीज़, और जैव विविधता किस तरीके से हम लोग स्टडी करेंगे जिससे हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही लाभदायक हो। तो आज का टॉपिक आज के सेशन में जैव विविधता को पूरी तरह से हम लोग स्टडी करेंगे, जानेंगे ये है क्या चीज, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये आपका झारखंड जीएस या जेपीएससी से संबंधित क्वेश्चन इसे अरेंज किया जा सकता है और एक या दो क्वेश्चन से जरूर आएंगे। आप इसको अच्छी तरह से जान सकते हैं, जानना पड़ेगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस पृथ्वी में अनेक तरह के जीव रहते हैं और अनेक तरह के जीव रहने के कारण ही पृथ्वी का जो संतुलन होती है, पर्यावरण का संतुलन होती है, वो जैव विविधता के कारण होती है। आप इसी में देखिए, कभी आपको मछली देखने को मिलेगा, ठीक है, कभी पेड़ पौधा आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, कभी बहुत सारे जानवर आपको देखने को मिलेंगे, जानवर होंगे, ठीक है, इंसान भी हम लोग इसी के अंदर रहते हैं, ठीक है, इंसान भी हम लोग इसी के अंदर हैं। तो इस पृथ्वी के अंदर जब कई प्रकार के जैव प्रजातियां जब निवास करते हैं तो उसी निवास स्थल में कई प्रकार की प्रजातियां हैं। जब कई प्रकार के प्रजातियां हैं तो उसी को हम लोग जैव विविधता कहेंगे, चाहे वो पानी वाला हो, चाहे वो स्थल वाला हो, चाहे वो उभयचर, ठीक है, क्योंकि इस पृथ्वी में तीन तरह के जीव निवास करते हैं। आपका जलचर हो गया, थलचर हो गया, उभयचर हो गया, ठीक है। तो इसकी संख्या को नहीं, प्रजातियां को हमको नहीं समझनी है, इनकी कौन कितने हैं मतलब नहीं है, क्योंकि एक दूसरे से हम लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है, एक दूसरे से जुड़े हुए। अगर मान लिया जाए मेढक हो, मेढक है, और अगर मेढक का भोजन क्या होता है, कीट पतंग, ये मेढक खाते हैं। अगर ये कीट नहीं रहेंगे तो मेढक ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, नहीं रह पाएंगे, दिक्कत हो जाएंगे, या तो वो विलुप्त हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं हम लोग इस पृथ्वी में जितना भी जीव प्रजातियां हैं, सारे जीव प्रजातियां एक दूसरे से निर्भर करते हैं, एक दूसरे से निर्भर। अगर घास नहीं रहे तो गाय, बैल या बकरी को भोजन प्राप्त नहीं होगी, ये तो भोजन अगर प्राप्त नहीं होगा तो वो विलुप्त हो जाएगा, ठीक है। तो इस टॉपिक में हमें ये जैव विविधता के बारे में डिस्कस करनी है, ठीक है। तो सिंपल सी इसमें लिखना है, किसी एक जगह पर विभिन्न प्रकार के प्रजातियां निवास करती है, उसी को जैव विविधता कहा जाएगा, ठीक है। चाहे वो स्थल में हो, चाहे वो जल में हो, चाहे वो दोनों जगह रहे हो, क्योंकि वहां पे अनेक तरह के जीव जंतु, पेड़ पौधा, ठीक है, जीवन जिसके अंदर जीवन है वो सारे आपका जैव के अंतर्गत आएगी। और वो कहीं ना कहीं कोई भी स्थल पर
कोई भी स्थल पर ये प्रजातियां में क्या होती है, भिन्नता होती है। क्या होती है, भिन्नता होती है। इसी को जैव विविधता कहा जाएगा, इसी को जैव विविधता कहा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है, नेक्स्ट तो समझनी है, जैव विविधता का जो शब्द जो प्रयोग किया वो ईओ विल्सन ने प्रयोग किया। जैव विविधता का जो शब्द सबसे पहले जो प्रयोग किया ईओ विल्सन, ये क्या था, कीट वैज्ञानिक था। क्या, कीट वैज्ञानिक, इसने प्रयोग किया। और इसने अमेरिकन फॉर्म में के प्रतिवेदन में लिखा कि जैव विविधता है और इससे ही इस पृथ्वी की वातावरण, ठीक है, वायुमंडल, जैवमंडल जो क्या है आपका संतुलित अवस्था में होती है। अगर ये नहीं हो तो संभव नहीं है कि हम पर्यावरण को हम लोग संतुलित रख सकेंगे। ठीक है, पर्यावरण को रख सकेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या था, ए.ओ. विल्सन ने जैव विविधता शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। नेक्स्ट हमको बताया कि जैव मंडल का जो उद्भव यानी स्टार्टिंग पॉइंट जो समझा जाता है वो कब से, आदिम समुद्री से माना जाता है। ठीक है, कहते हैं जैव का प्रारंभ कहां से माना जाता है, आदिम समुद्र से माना जाता है। ठीक है दोस्तों, आदिम समुद्र से माना जाता है जैव मंडल, जीव का प्रारंभ। ठीक है, नेक्स्ट में इसमें क्या होता है, जब इस धरती पे जीव का उत्पत्ति होती है, कब, लगभग 3.8 बिलियन वर्ष पहले, जब इस पृथ्वी पर जीव का उद्भव होती है, जीव का उद्भव होती है, तो उसी समय से जीव का उद्भव के साथ साथ ही जीव क्या करने लगता है, विकास करने लगता है, आगे को बढ़ने लगता है। उसी समय से जीव का विकास होना प्रारंभ हो जाता है। और जब जीव का विकास उद्भव हुआ, इसके बाद विकास होना प्रारंभ हो गया, तो लाखों साल पहले अगर आप इसको देखेंगे तो क्या मिलेगा, लाखों साल पहले नए जीव का उद्भव होना प्रारंभ हो गया। लाखों साल पहले अगर आप देखते हैं तो इस धरती पे नए जीवों या नई प्रजातियां का भी उद्भव होता है, नए प्रजातियों का भी उद्भव होता है। ठीक है दोस्तों, तो जैव विविधता का संबंध किससे है, जैवमंडल से है। किससे, जैवमंडल से है। और जैवमंडल में विविधता का जो मात्रा है वो प्रकृति की विविधता से मात्रा से तुलना किया गया है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट ये समझनी है कि जैवमंडल का कितनी प्रकार है, जैवमंडल कितनी प्रकार से होती है। ठीक है, जैवमंडल को अगर हम देखें तो जैवमंडल कितना होगा, ये 3 प्रकार होगा। कितना, 3 प्रकार से जैवमंडल को हम लोग डिफाइन कर सकेंगे। ठीक है, जैवमंडल कितना है, 3 प्रकार। जैवमंडल में पहला क्या है, आनुवांशिक। ठीक है, पहला क्या है, आनुवांशिक जैवमंडल, आनुवांशिक जैवमंडल। ठीक है, दूसरा आपका क्या है, दूसरा आपका प्रजाति जैवमंडल। क्या है, प्रजाति जैवमंडल। और तीसरा आपका जो होगा वो क्या है, पारिस्थितिक जैवमंडल। पारिस्थितिक जैवमंडल,
ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये 3 प्रकार से जैव मंडल को हम लोग डिफाइन करेंगे कि इस कौन सी जैव मंडल में क्या है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट सबसे पहले आपको मैं बताता हूं कि अनुवांशिक जैव मंडल, अनुवांशिक जैव मंडल होता क्या है। पहला में है अनुवांशिक वांशिक जैव मंडल, अनुवांशिक जैव मंडल। ठीक है, अनुवांशिक जैव मंडल क्या होती है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि विश्व में अनेक प्रकार के, ठीक है, प्रजातियां पाई जाती है जिनमें जो एक दूसरे से भिन्नता प्राप्त करती है, अनेक प्रकार के विश्व में होती है। लेकिन किसी भी प्रजाति में उपस्थित, किसी भी प्रजाति में जो भी उपस्थित होती है, उपस्थित जितने भी कारण हो सकता है, ठीक है, तो जिसमें आनुवंशिक कारण, जो प्रजाति में आनुवंशिक कारण होने के कारण वो उत्पत्ति होती है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आनुवंशिक जैव मंडल, आनुवंशिक जैव विविधता कहा जाएगा। ठीक है, जब किसी जीव में आनुवंशिक अनुवांशिक के कारण, इसको डीएनए हम लोग बोल सकते हैं या डीटी, ठीक है, अनुवांशिक कारण से उत्पत्ति होती है, उसको अनुवांशिक जैव विविधता कहा जाएगा, विविधता कहा जाएगा। ठीक है, तो जब किसी जीव में डीएनए के अनुसार उसकी संतान या आने वाला पीढ़ी की उत्पत्ति होती है, उसे आनुवंशिक जैव विविधता कहा जाएगा। ठीक है, क्या कहेगा कि अगर आनुवंशिक के कारण उत्पत्ति होती है उसे क्या कहेंगे, उसे हम लोग आनुवंशिक जैव मंडल या आनुवंशिक जैव विविधता कहा जाएगा। क्योंकि इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर गुण होती है, गुणसूत्र होता है, ठीक है, जीन होती है, और उसी के द्वारा, मान आप देखिए कभी भी, है ना, आप देखिए कभी भी गाय की कोख से गाय ही पैदा होती है, ठीक है, माँ की कोख से एक इंसान ही पैदा होती है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि वहां पे एक आनुवंशिक जैव विविधता है, आनुवंशिक के तरीके से वहां पे, ठीक है, वहां पे नए संतान की उत्पत्ति होती है, तो वो उसी में जाएगा। तो आप इस धरती में देखिएगा कि जो भी जिस आनुवंशिक में है, उसी आनुवंशिक के तहत उनका जो उत्पत्ति होगी, और उसी तरीके से वो भी अभी विकास करेगा। ठीक है, जब कोई कारण ऐसा होता है कि जैव विविधता आनुवंशिक के तरीके से कोई भी दिक्कत होता है, मान लिया जाए परिस्थिति ठीक नहीं है ना, परिस्थिति ठीक नहीं, जैसे कई जगह को ठंडा है, ठीक है, कई जगह ठंडा है, कई जगह गर्मी है, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, कोई दिक्कत जब आती है, तो यही आनुवंशिक क्या करता है, एक ऐसी क्षमता को उत्पन्न करता है जहां नए संतान के लिए कोई भी दिक्कत नहीं होती है, इसे पुनः स्थापित करता है, क्या, एक शक्ति को स्थापित करता है, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका आनुवंशिक के आधार पे बनाया गया है, जिसे हम आपको डिफाइन कर रहे हैं। नंबर 2 में आपका है प्रजाति जैव विविधता, प्रजाति जैव विविधता के अंतर्गत क्या लेते हैं हम लोग, कि जैव विविधता के स्तर उस प्रजाति में कहते हैं जो भूतल पर, क्योंकि भूतल पर जब भी किसी जैव अवस्था को देखते हैं तो एक जैसा नहीं होती है, ठीक है, एक जैसा नहीं होता है। मान लिया जाए कोई क्षेत्र में क्या है, ज्यादा है, और किसी क्षेत्र में आप देखें तो यह कम है, ठीक है, तो यही कहता है कि भूतल पर जीवों का जो निवास है, जीवों का जो
संख्या है वो क्या है, एक समान नहीं है, कहीं ज्यादा है तो कहीं कम होता है, ठीक है, कहीं ज्यादा है तो कहीं कम होता है। इसमें क्या होता है कि जब गुण जब गुण को विकास करते हैं जिसके कारण प्रजातियां आती है, प्रजातियां विभिन्न तरीके से विभिन्न प्रकार की प्रजातियां होती है और वो प्रजातियां क्या करते हैं वहां पे निवास करता है और वो वहां पे अपना विकास करता है, अपने विकास करता है। ठीक है दोस्तों, ये आपका स्टेप है। तो कई जगह ऐसे आपको देखने को मिलेगा कि कम है तो ज्यादा है। मान लिया जाए एक छोटे से एक पेड़ अगर है तो वहां पे क्या हो सकता है, इस पेड़ के लिए पक्षी भी वहां आ सकते हैं, पक्षी आ सकते हैं, ठीक है। दूसरी ओर है कि इसी पेड़ के द्वारा, ठीक है, किसी जानवर को खाना मिल सकती है, ठीक है, और इसी पेड़ के द्वारा ऑक्सीजन हमें प्राप्त हो सकती है। तो कहने का मतलब यह है कि आखिर वहां पे कम और ज्यादा होने का क्या रीजन, ये कारण है कि जब हम इस पेड़ को काटते हैं, तो इसका निवास स्थान भी समाप्त होती है, इनका जो खाने का जो भोजन स्टेप था वो भी खत्म हो जाती है। तो इस अवस्था के कारण कहीं ज्यादा है तो कहीं कम है। आप देखेंगे पश्चिमी घाट में ज्यादा आपको जेल देखने को मिलता है, लेकिन पूर्वी घाट में कम देखने को मिलता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जितना भी जेव इस धरती में कम होना इस पर डिपेंड करता है कि वहां के जो लोग हैं, ठीक है, खासकर मानव वहां की व्यवस्था को पूरी तरह से समाप्त कर देता है। और जब समाप्त कर देंगे तो कहीं ना कहीं उस स्थान से पक्षी या जानवर को हटना पड़ता है और दूसरी जगह उसको डाइवर्ट होना पड़ता है। तो ये सबसे बड़े कारण जो हम मानव हैं, जो आज बहुत सारे ऐसे जीवों हैं जो विलुप्त हो गई है। कारण क्या है कि उनके जो अवस्था, जो खान पान रहन सहन जो स्टेज है, वो स्टेज उनको सही तरीके से मिलना बंद हो गया और जिसके कारण वो क्या हो गया, विलुप्त हो गया। ठीक है, तो ये आपका क्या है, प्रजाति जैव विविधता। नेक्स्ट आपको मैं बता पारिस्थितिकी, नंबर 3 क्या है, पारिस्थितिकी पारिस्थितिक जैव विविधता। पारिस्थितिक जैव विविधता का जो मेन पॉइंट है वो क्या है, वो मेन पॉइंट है आपका कि इस धरती पे जीव 3 अवस्था में रहते हैं, ठीक है, 3 अवस्था में रहते हैं। उनका जो स्थल है, निवास स्थल है, वो 3 तरह से है, ठीक है, 3 तरह से रहते हैं, 3 तरह के जीव रहते हैं। जैसे आपका हो गया स्थल है, जल है, ठीक है, और जिसको हम लोग उभयचर कहेंगे, उभयचर प्राणी रहते हैं। पहले स्थल में कौन रहता है, ठीक है, स्थल में कौन रहेगा, हम मनुष्य रहेंगे, मानव रहेंगे, है ना, ठीक है, जानवर रहेंगे। लेकिन जल में कौन है, जलचर, जहां पे जैसे मछली हो गया, मछली रहेंगे। और इन दो माने पानी और स्थल में जो रहेंगे उसको उभयचर कहेंगे, जैसे आपका मेढक हो गया, ठीक है। तो ये जो पारिस्थितिकी इस कारण होती है कि जब कहीं ऐसे देखने को मिलता है कि कहीं जल में रहने वाले लोग हैं तो ये चीजें हैं, कहीं स्थल में रहने वाले हैं, कहीं दोनों जगह पे निवास कर सकता है। इस प्रक्रिया में जब भी कोई दिक्कत होती है, प्राकृतिक में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो इससे यहाँ के जो रहने वाले जीव जंतु हैं वो उनको क्या कर देता है, डाइवर्ट कर देता है। क्या कर देगा, डाइवर्ट कर देगा। मान लिया मेढक, उनको जल और जमीन दोनों चाहिए, एक जगह नहीं रह सकता। तो अगर ये यहाँ पे पानी नहीं है तो क्या हो जाएगा, ये डाइवर्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर ये मछली जल में रहते हैं तो पानी अगर नहीं मिला मछली मर जाएंगे, ठीक है। और मनुष्य जो हम लोग रहते हैं वो तो पानी चाहिए लेकिन रहने के लिए, पीने के लिए, ठीक है। तो इसको क्या चाहिए, इसको जमीन चाहिए, घर चाहिए, आवास चाहिए रहने के लिए।
तो इस तरीके से जब भी प्राकृतिक आपदा होती है, प्राकृतिक दिक्कत पैदा होती है, तो वो धीरे धीरे कहीं डाइवर्ट हो जाते हैं या तो वो विलुप्त हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो ये आपका क्या है, पारिस्थितिकी, ये इकोसिस्टम जो है, इकोसिस्टम अगर सही नहीं है तो कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाएंगे, किसमें, जीव जंतु में प्रभाव पड़ेगा, और इनके अंदर मनुष्य को भी बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो नेक्स्ट, ये जो चीजें इसको बारीकी से समझने की आवश्यकता है, ना कि इसको रटने की आवश्यकता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, जैव पारिस्थितिकी के अनुसार जैव को 3 भागों में डिवाइडेड किया है, जैव को 3 भागों में डिवाइडेड किया है। ठीक है, मानचित्रीकरण अगर करते हैं तो पहला क्या हो गया, पहला अल्फा, अल्फा। ठीक है, अल्फा क्या है, अल्फा के अनुसार क्या होगा, अल्फा के अनुसार क्या है, एक निश्चित क्षेत्र में, एक निश्चित क्षेत्र में निवास करेंगे। ठीक है, ये इतने बड़े निश्चित क्षेत्र में निवास करेंगे, वो अल्फा के अंतर्गत रखा जाएगा। ठीक है, तो कहता है कि एक निश्चित क्षेत्र में निवास करने वाले को अल्फा के अंतर्गत रखा जाएगा। क्या, अल्फा के अंतर्गत रखा जाएगा, अल्फा के अंतर्गत रखा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका होता है नंबर 2 में बीटा। क्या है, बीटा। बीटा के अंदर क्या है कि एक क्षेत्र के इंसान दूसरा क्षेत्र में जा सकता है, एक क्षेत्र के इंसान दूसरा क्षेत्र में जा सकता है, एक क्षेत्र की जीव दूसरा क्षेत्र में प्रवेश कर सकती है। तो यही कहते हैं कि जब जीव एक क्षेत्र से दूसरा क्षेत्र में गमन कर सकती है, उसे हम लोग बीटा के कैटेगरीज में रखते हैं। ठीक है, जब जीव एक क्षेत्र से दूसरी क्षेत्र में जाती है या जाता है, उसे हम लोग बीटा के अंतर्गत रखेंगे, बीटा के अंतर्गत रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका होता है गामा। गामा कैटेगरीज में जो रखेंगे उन सारी को रखेंगे कि गामा क्या कि भौगोलिक क्षेत्र में ये क्या दिखाता है, इस भौगोलिक, मान लो यहाँ पे जीव जंतु रह रही है, ठीक, कुछ भी है, पेड़ है, ठीक है, पक्षी है, गाय है, कुछ भी जीव जंतु हो, मछली है, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे से वो रह रहे हैं। तो गामा में क्या डिस्कस करते हैं कि इस क्षेत्र में जो रहने वाले जो जीव जंतु है वो किस तरह से बदलाव करता है और उसका बदलाव का रेशियो कितना है, बदलाव का प्रतिशत कितना है। क्या ये बदलाव प्रतिशत को शो करता है। ठीक है, यानी कि बदलाव दर को शो करता है। तो गामा स्टेट में जो रखा गया है कि उस भौगोलिक क्षेत्र में जो रह रहे हैं वो किस दर से बदलाव करते हैं, उस बदलाव दर को हम लोग रखते हैं। ठीक है, समझते हैं। इस में कहा गया है कि जीवों में जो डिफरेंस होती है, जीवों में जो विविधता है, भिन्नता, ये कारण क्या है, कई कारण हो सकता है, जैसे भोजन ही कारण हो सकता है, शायद उनको सही भोजन नहीं मिल रहा, उसका ग्रोथ नहीं बढ़ रही है, या तो उनका भोजन ही कम है। ठीक है, इसलिए वो विविधता हो सकती है। दूसरी ओर भाषा यानी कि आवाज के हिसाब से भी, मान ले छोटी सी चिड़िया है तो उनका आवाज छोटी सी होगी, तो इससे भी विविधता पाई जा सकती है। ठीक है दोस्तों, तो कहता है कि इस तरीके से कई कारण हो सकता है कि जीवों में जो विविधता पाई जाती है, विविधता पाए जाने का कई कारण हो सकता है। ठीक है, तो इसका जो रीजन है कि भोजन, भाषा और कई कारण हो सकते हैं जिससे वो डिफरेंसेस होती है। ठीक है, तो जीवों में विविधता का मुख्य
जो रीजन है वो आपको मैंने बता दिया। दूसरा कहता है इसका जो महत्व क्या है, ठीक है, क्यों ऐसा। तो ये आपका क्या है कि जब भी जीवों में विविधता होने का क्या है कि हम प्रकृति को संतुलित कर सकते हैं, संतुलित कर सकते हैं, क्योंकि प्राकृतिक एक बड़े जीव से नहीं चलती है या छोटे जीव से नहीं चलती है। वो सारे जितना इस धरती पे जो जीवों हैं, ठीक है, लिविंग थिंग है, सारे लिविंग थिंग के द्वारा ही इस प्रकृति को संतुलित करने की बैलेंस किया जाता है और प्रकृति इन्वायरमेंट को हम लोग बैलेंस करके चलते हैं, जिसके कारण इस जैव विविधता जरूरी है। अगर जैव में विविधता नहीं पाया जाएगा तो हम इस पृथ्वी को संतुलित नहीं बना सकते, नहीं रख सकते, ठीक है, जैव मंडल को नहीं अच्छा बना सकते, जिसके कारण क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा, ठीक है, दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि हम सिर्फ मनुष्य ही ये पृथ्वी नहीं चलेगी, मनुष्य ही सिर्फ ये जो इन्वायरमेंट ठीक नहीं होगी, ठीक है। इस धरती में जितना भी जीव जंतु है सारे का कुछ ना कुछ योगदान रहता है, जिसके कारण ये क्या करते हैं, पृथ्वी संतुलित होती है। और संतुलित जब होती है तो हमें भी बहुत कुछ देखने को मिलता है, बहुत कुछ हमें मिलती है। अगर मान लिया जाए पेड़ नहीं रहे तो ऑक्सीजन कहां से मिलेगी, ठीक है, ऑक्सीजन कहां से मिलेगी। अब ऑक्सीजन नहीं रहेगी तो हम लोग ऐसे भी मर जाएंगे। तो कहीं ना कहीं सारे जीवों का कहीं ना कहीं योगदान है इस पृथ्वी को बैलेंस करने में, ठीक है, इन्वायरमेंट को बैलेंस करने में कहीं ना कहीं सभी का योगदान होता है, ठीक है। इसलिए इस चीजों को नेक्स्ट में बता दूं कि ये जो विल्सन है, ईओ विल्सन है, वो इस शब्द को प्रयोग किया और अमेरिकन फार्मेस ने प्रतिवेदन में उसने लिखा, ठीक है। तो जब तक इस धरती पे जब बैलेंसिंग नहीं होगी, और बैलेंसिंग कौन करेंगे, इस धरती के सारे जीवों के द्वारा ही बैलेंसिंग होगी, और जब बैलेंसिंग होगी तभी इस धरती अच्छा से जा सकेगा, ठीक है। तो आज का टॉपिक था जैव विविधता में, आपको मैंने थोड़ा सा पॉइंट दिया है, इसको आप फिर से मैं इस पॉइंट को आगे करूंगा नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक आप इस वीडियो को बढ़िया से देखें और कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेगा। धन्यवाद।